हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का जो है चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। हमने जो है इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें देख चुके हैं और आज हम इस चैप्टर का एंड करने वाले हैं। तो इसमें हम जो है कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको देखेंगे और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नए नगर और व्यापारी के बारे में। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दियों में क्या होता था, यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरह यूरोप वासी जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, किसकी खोज में, मसालों और कपड़ों की तलाश में। तो जो यूरोप और पश्चिमी एशिया, आप ये देखिए कि दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। तो अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों यानी कि व्यापारिक गतिविधियां जो थी उनके विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पुर्तगीज आए, डचेज आए, फ्रेंचीज आए, ठीक है, और अंग्रेज तो आए ही आए। तो ये आपको पता होना चाहिए और इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी बोरा जैसे कुछ बड़े जो भारतीय व्यापारी थे, इन्होंने जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज होते थे उनका मुकाबला किया। लेकिन क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों ने ना समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और जो है भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। एंड में देखिए अंततः क्या हुआ कि अंग्रेज यानी कि अंग्रेज जो थे वे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हुए। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में, भारत देश में 100 वर्ष से भी ज़्यादा जो है काल में अंग्रेजों ने शासन किया। ठीक है, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आप पढ़ते होंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, तिलक, ठीक है, इन सभी ने जो है मिलकर हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया। ठीक है, आगे हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। अब देखिए वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिक लोग यानी कि अधिक से अधिक लोगों ने कताई का काम, बुनाई का काम, धुलाई, रंगाई, इन सब का धंधा अपना लिया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो है इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। यानी कि इन सब जो है जैसे कताई हो गया, बुनाई, धुलाई, इन सब का विस्तार हुआ। जाहिर सी बात है जब मैक्सिमम व्यापारी इसी चीज काम में लग जाएंगे तो विस्तार तो होना लाजमी है। तो इससे शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप में जो है रंग और डिजाइन इनका बहुत ज्यादा मतलब अधिक से अधिक परिष्कृत होते गए। लेकिन क्या हुआ ना कि इस काल में जो है शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लग गई। आप सभी को पता होना चाहिए कि किस प्रकार अंग्रेज जो है हमारे देश से कच्चा माल अपने देश में ले जाके उसका प्रोडक्शन करते और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो कमाते। तो शिल्पी जो है शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। इसका अर्थ ये है कि जो है उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। कुल मिला के ये एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमने जो है जिस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसी के जो है अंडर में हमें काम करना है, जितनी कीमत तय हुई है उसी कीमत में उसे देना है। तो वही बताने का मतलब है मेरा। अब क्या हुआ, अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो जाएगा तो उन्हें स्वतंत्रता होगी नहीं। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। बहुत बुरी हालत कर दी थी अंग्रेजों ने भारतीयों की। पूरा का पूरा कब्जा था अंग्रेजों का। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, देखिए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर थे उस समय के, जो आज प्रमुख महानगर हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जब देखिए बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो है इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ठीक है, ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को, इन्हें जो है इन ब्लैक टाउन्स में
सीमित कर दिया गया। ठीक है, जबकि जो गोरे शासक होते थे यानी कि जो अंग्रेज होते थे, उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। और 18वीं शताब्दी में शिल्प जो है, कलाओं और वाणिज्य की कहानियां जो है हम अगले वर्ष पढ़ेंगे यानी कि कक्षा 8 में। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। देखिए, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है और क्रिस्टोफर कोलंबस को जो है अमेरिका खोजने का श्रेय जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या हुआ कि उसमें से अनेक नाविक जो है भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। बात करूं मैं अगर पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, उसने देखिए क्या किया, अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए वो जो है केप ऑफ गुड होप से निकलकर, ठीक है, कहाँ पहुंचा, हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा, कहाँ से आया, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो अपने जो है अपनी पहली यात्रा का पूरा करने में जो है 1 वर्ष से भी अधिक इसका समय लगा। वह जो है 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। और इस समुद्री यात्रा के दौरान जो है उसके 4 में से 2 जहाज भी नष्ट हुए। अब आप ये देखिए कि कितनी लंबी दूरी तय की इसने। ठीक है, और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित रहे। ठीक है, और इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हुए। जाहिर सी बात है, पुर्तगीज जो है आए भारत और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा के, काली मिर्च हो गया, ठीक है, मसालों के लिए तो फेमस है ही है हमारा भारत। तो इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इसका अनुकरण करना आरंभ किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे भारत में किन यूरोपीय नागरिकों का सबसे पहले आगमन हुआ, तो वो हुआ पुर्तगीज। आप सीक्वेंस याद रखना, PDEF। ठीक है, यानी कि पुर्तगीज, डचेज, इंग्लिश और फ्रेंचीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला। अब जिस किसी को जो है आशा नहीं थी, एक इटली वासी था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कहाँ का था, ये इटली का था। ठीक है, इटली वासी था। ये भारत पहुंचने के मार्ग को खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके क्या किया, पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। अब देखिए, उसका सोचना ये था कि पृथ्वी गोल है और इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता था। तो उसने क्या किया, उसने 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम जो है इसी भ्रांति के कारण पड़ा। ठीक है, आज जो वेस्ट इंडीज़ नाम है ना, वो इसी भ्रांति के ही कारण पड़ा। अब उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। अब इस चैप्टर के पार्ट के में जो है कॉर्नर में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको हम हल कर लेते हैं, इसके बाद हम पार्ट के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? अब इसका आंसर है, देखिए, तंजावुर क्या था, तंजावुर चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो वर्ष में 12 महीने बहने वाली नदी कौन थी वहाँ पे, कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी जो होती थी इस सुंदर नगर के पास बहती थी और इस नगर में सुंदर और भव्य कई ऐतिहासिक जो है इमारतों का निर्माण हो चुका था। तो इन नगरों में ना मंदिर के अलावा अनेक राजमहल भी हुआ करते थे। अब जिनमें कई मंडप बने होते थे। मंडप जैसे मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि मंडप क्या होते थे, जिस प्रकार शादियों के मंडप बनते हैं उसी प्रकार मंडप हुआ करते थे। तो राजा लोग क्या करते थे, राजा लोग इन मंडपों में ना अपना दरबार लगाते थे और नगरें जो होती थी उन बाजारों की हलचल से भरी हुई होती थी। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है और मंदिर नगर जो है नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है।
अब चलिए हम इस पार्ट के अंत में क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। सबसे पहला क्वेश्चन है राज राजेश्वर मंदिर डैश में बनाया गया। तो कब बनाया गया? 11वीं सदी में। कब बनाया गया? 11वीं सदी में। दूसरा है अजमेर सूफी संत डैश से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम अजमेर शरीफ क्यों जाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में। ठीक है। अगला है हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी? विजयनगर की। किसकी? विजयनगर की। अगला क्वेश्चन है हॉलैंड वासी ने आंध्र प्रदेश में डैश पर अपनी बस्ती बसाई। तो कहाँ बसाई? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सही गलत के क्वेश्चन है कुछ, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम राज राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार स्थपति का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना जो है अधिक पसंद करते थे। तो ये जो है गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उधर जंगल भी होते थे तो लोग काफिलों में चलना पसंद करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो था क्या? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। ये भी गलत है। सिर्फ पहला सही है, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? देखिए, तंजावुर नगर को ना जल की आपूर्ति जो है कुआं और जो है तालाबों के द्वारा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है मद्रास जैसे बड़े नगरों में जो है स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार और औद्योगिक मजदूर और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? देखिए, मंदिरों के आसपास नगर का विकसित होने के ना बेसिकली बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो मंदिर के कर्ता धर्ता जो होते थे मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार हो गए, शिल्पी, व्यापारी, ये सभी मंदिर और उसके दर्शनार्थी जो होते थे यानी कि तीर्थयात्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसने लग गए। ठीक है, और तीसरा रीजन ये है कि मंदिर के जो दर्शनार्थी होते थे वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे और राजा द्वारा भी जो है भूमि और धन अनुदान दिया जाता था। तो इससे क्या होता था? इससे मंदिर के पुजारियों की ना आजीविका चलती थी। चौथा रीजन ये है कि तीर्थयात्रियों और पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था, जिससे क्या होता था? मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों को आवास स्थान बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मंदिरों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे? अब भाई बहुत महत्वपूर्ण थे, इसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मंदिर के निर्माण के लिए ना शिल्पी जो होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। शिल्पियों में सुनार आते हैं, ठीक है, लोहार आते हैं, राजमिस्त्री आते हैं, बढ़ई शामिल है। दूसरा रीजन कि मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पीकार ही तो करते थे और वो तो ऑटोमेटिकली महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा रीजन ये है कि शिल्पकार जो होते थे वो मंदिरों को सुंदर बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और शिल्पकार ही ना मंदिर के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। अगला क्वेश्चन है लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि सूरत जो है अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था। अब जहां से पश्चिम एशिया के देशों से व्यापार चलता था। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। यानी कि कुल मिला के कहने की बात ये है कि बहुत से जो हज यात्री होते थे ना, जहाज जो होते थे यहीं से रवाना होते थे। ठीक है, तीसरा रीजन ये हो गया कि सूरत जो था वो शिल्प उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र था, अब जिससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था।
चौथा कारण ये है कि सूरत जो होता था ना, एक व्यापारी नगर था जहाँ पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था। अब देखिए, तंजावुर कलकत्ता से पहले विकसित नगर था, ठीक है, और इसलिए ना तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हुआ। ऑटोमेटिक बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब जिस नगर का विकास पहले होगा तो वहाँ शिल्पकारिता भी पहले होगी। तो ये दोनों नगर ना शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। अगर मैं पहली भिन्नता की बात करूँ तो कलकत्ता में बेसिकली मैं बात करूँ तो शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी और जूट उत्पादन तक सीमित था। अब तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियां हो गई, धातु के दीपदान हो गए, मंदिरों के घंटे, आभूषण, इन सब का निर्माण जो है बड़े पैमाने पर होता था। क्यों? क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। देखिए, मैं जो है सूरत का जो है कंपैरिजन अपने गांव से करती हूँ। सूरत एक व्यापारिक नगर है, लेकिन हमारा गांव एक छोटा सा गांव है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो। अब जैसे सूरत एक महानगर था, ठीक है, जिसकी आबादी 28 लाख से अधिक थी। हमारे गांव में 10,000 लोग भी हों तो वही मुश्किल बात है, ठीक है। सूरत औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो चुका है और हमारा गांव जो है एक प्रखंड है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपके विचार में क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? तो देखिए, सौदागर जो होते थे ना, सौदागर निम्नलिखित उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यानी कि पहला जो है उनका समस्या, व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था और वे इसलिए ना आमतौर पर काफिला बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, ठीक है। दूसरा रीजन है, सौदागर जो होते थे अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है। तीसरा रीजन, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, टैक्स चुकाने पड़ते थे। चौथा रीजन, प्राचीन और मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, नावें, ये सारी प्रमुख थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। अब वर्तमान की बात कर लें, प्रेजेंट टाइम की बात कर लें, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में भी सौदागरों का व्यापार जो है संघ बनाने पड़ते हैं, उन्हें विभिन्न कर चुकाने पड़ते हैं, व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं करने पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए, यही समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो।